गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पर फिजिक्स में परमाणु पाठ शुरू कर रहे हैं। एक नई यूनिट है। इस यूनिट में परमाणु और नाभिक दो पार्ट हैं, तो उनमें से पहला पार्ट है परमाणु। तो परमाणु के संबंध में सबसे पहले जो मत दिया था वो सन 1803 में डाल्टन ने दिया था। तो डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या है? तो किसी तत्व का नष्ट न होने योग्य सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। कि प्रत्येक तत्व बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जो कि नष्ट नहीं हो सकते हैं और जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता है। ऐसे कणों को हम परमाणु कहते हैं। ये डाल्टन ने कहा था कि प्रत्येक पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं जिनको विभाजित नहीं किया सकता, जिनको नष्ट नहीं किया सकता। ऐसे कणों को हम परमाणु कहते हैं। और इसको बाद में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी कहा गया। फिर बाद में एवोगैड्रो ने सन 1811 में एवोगैड्रो ने परमाणु के बारे में अपना सिद्धांत दिया और उन्होंने परमाणु की एक अलग परिभाषा दी। किसने दी? एवोगैड्रो ने। ये भी वैज्ञानिक थे, एवोगैड्रो। कई जगह इनको आवोगाद्रो भी लिखा होगा। तो एवोगैड्रो ने परमाणु के बारे में जो है अपने विचार दिए सन 1811 में। डाल्टन ने दिए थे 1803 में। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत 1803 में आया था। तो 1811 में एवोगैड्रो ने यह बताया कि परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यानी जो परमाणु है वो किसी पदार्थ का ऐसा सूक्ष्मतम कण है जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जबकि एवोगैड्रो ने अणु के बारे में भी बताया है कि अणु क्या है। तो अणु किसी पदार्थ का या अणु जो है किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो ऐसे कणों को हम क्या कहते हैं? अणु। तो यहां पर एवोगैड्रो के अनुसार परमाणु की परिभाषा क्या हो गई कि परमाणु किसी पदार्थ का वह या किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, रासायनिक विक्रिया में भाग ले सकता है। वो कण है परमाणु। और अणु किसी तत्व का या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो कि स्वतंत्र अवस्था में रहता है, उसे हम अणु कहते हैं। अणु को कहते हैं मॉलिक्यूल। जबकि परमाणु को इंग्लिश में कहते हैं हम क्या? एटम। परमाणु को कहते हैं हम एटम। अब जो है इसके बाद जब एवोगैड्रो ने परमाणु के बारे में ये बतला दिया परमाणु क्या है, अणु क्या है, और एवोगैड्रो ने एक चीज और बतलाई थी कि हर तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणु की संख्या या 1 ग्राम अणु में अणुओं की संख्या हमेशा एक समान होती है। ठीक है। 1 ग्राम अणु का मतलब है मोल। इसी को हम 1 मोल भी कहते हैं। ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था कि प्रत्येक तत्व के 1 ग्राम अणु में या 1 मोल में अणुओं की संख्या समान होती है। इस संख्या को हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। कि किसी तत्व के 1 ग्राम अणु में अणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.02 इंटू 10⁻23। अगर हमने कहा 1 ग्राम अणु ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम अणु ऑक्सीजन में इतने अणु होंगे। 1 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन में इतने परमाणु होंगे। 1 ग्राम अणु
हाइड्रोजन में इतने अणु होंगे, 1 ग्राम परमाणु हाइड्रोजन में इतने परमाणु होंगे। यानी ये संख्या अगर किसी भी तत्व के 1 ग्राम अणु में अणुओं की संख्या हमेशा इतनी होती है, 6.02 × 10⁻23, और इसे कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। इसको Na से प्रकट करते हैं, एवोगैड्रो संख्या। अब जो है इसके बाद सन 1904 में जे टॉमसन ने परमाणु के बारे में अपना सिद्धांत दिया, अपना मॉडल दिया। और इससे पहले जे टॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज कर चुके थे, जिससे पता चल गया था कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी उन्होंने 1897 में। तो 1897 में टॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, तो उसके बाद ये कंफर्म हो गया कि परमाणु विभाजित कण है, परमाणु अविभाज्य कण नहीं है। ठीक है, जबकि डाल्टन के अनुसार क्या था, परमाणु अविभाज्य कण था। तो जैसे ही टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, तो उसके बाद ये कंफर्म हो गया कि परमाणु अविभाजित नहीं है, ये विभाजित किया जा सकता है। और जे टॉमसन, क्रुक्स, गोल्डस्टीन, इन सभी ने ये पाया कि इलेक्ट्रॉन प्रत्येक परमाणु का एक आवश्यक अवयव है। तो 1904 में टॉमसन ने परमाणु के बारे में अपना मॉडल दिया, जिसको हम कहते हैं टॉमसन का परमाणु मॉडल। टॉमसन का परमाणु मॉडल। तो टॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है? टॉमसन ने ये कहा कि परमाणु जो है एक धनावेशित गोला है। टॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में क्या माना परमाणु को, कि परमाणु एक ऐसा गोला है जिसकी त्रिज्या 10⁻10 मीटर होती है। कि परमाणु 10⁻10 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित गोला है। ठीक है, और परमाणु का धनावेश और द्रव्यमान इस गोले में एक समान रूप से वितरित रहता है। ठीक है, कि परमाणु का समस्त धनावेश और द्रव्यमान इस गोले के अंदर एक समान रूप से बटा हुआ रहता है। दूसरी बात यह बताई टॉमसन ने परमाणु के बारे में कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में उसी प्रकार से जगह जगह धसे हुए रहते हैं जैसे कि तरबूजे के गूदे में उसके बीज धसे हुए रहते हैं। कि जिस प्रकार तरबूजे के गूदे में उसके बीज धसे हुए रहते हैं, उसी प्रकार से परमाणु में भी जगह जगह क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं, स्थित रहते हैं। ठीक है, इसीलिए ये टॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूजा मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो टॉमसन ने दो बातें क्या दी परमाणु के बारे में, कि परमाणु क्या है, 10⁻10 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित गोला है। इसमें धनावेश और द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित रहते हैं और इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर जगह जगह इसी प्रकार से धसे रहते हैं जैसे कि तरबूजे के गूदे में उसके बीज धसे होते हैं। इसीलिए टॉमसन के मॉडल को, परमाणु मॉडल को तरबूजा मॉडल भी कहा जाता है। पर टॉमसन का जो ये मॉडल है परमाणु मॉडल, वो भले ही तापानिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इनकी व्याख्या करने में सफल रहा, परंतु टॉमसन का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। ये हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। ये जो है टॉमसन मॉडल का एक दोष था। दूसरा कि हाइड्रोजन का कि बाद में जब सन 1911 में रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया, तो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को भी टॉमसन का परमाणु मॉडल समझा नहीं पाया। तो ये दो कमियां थी टॉमसन के परमाणु मॉडल की। इसके बाद सन 1911 में रदरफोर्ड ने अपने दो शिष्यों के साथ
एक अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया और वो दो शिष्य थे गीगर और मार्सजन। गीगर और मार्सजन। तो गीगर और मार्सजन का जो ये दो इनके शिष्य थे, इनके साथ जो है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया गया। तो रदरफोर्ड की सलाह पर गीगर और मार्सजन ने सन 1911 में अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग किया। तो क्या था, उस प्रयोग को रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग नाम से जाना जाता है। ठीक है, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसमें जो है रदरफोर्ड का जो अल्फा कण स्कैटरिंग पार्टिकल अल्फा कण जो पार्टिकल का जो वो है प्रकीर्णन है, स्कैटरिंग पार्टिकल है, वो क्या है। तो इन्होंने क्या किया, गीगर और मार्सजन ने, जो कि रदरफोर्ड के अंडर में काम कर रहे थे, इनके शिष्य थे, इन्होंने जो है एक शीशे का बॉक्स लिया। ये शीशे का बॉक्स है। इस बॉक्स में इन्होंने एक अल्फा कण उत्पन्न करने वाला स्रोत रखा। तो अल्फा कण उत्पन्न किससे होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से। तो यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया उन्होंने। कौन सा, ये लिया, यहाँ पे काले रंग का दिखा रखा मैंने, ये था पोलोनियम। तो उन्होंने शीशे के बॉक्स के अंदर यहाँ पे पोलोनियम लिया। पोलोनियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। और रेडियो एक्टिव पदार्थ वो होते हैं जो कि जिनके अंदर से, जिनके नाभिक के अंदर से स्वतः ही कुछ विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं, जिनको हम अल्फा बीटा गामा किरणें कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनके नाभिक के अंदर से स्वतः ही कुछ विशेष प्रकार की किरणें निकलती रहती हैं और जिनके निकलने को किसी भी प्रकार से रोका या कम नहीं किया सकता, ऐसे पदार्थों को हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। तो पोलोनियम, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, ये सब क्या हैं, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। तो यहाँ पर एक पोलोनियम लिया गया यहाँ पे, और इस पोलोनियम से क्या निकल रहा है, अल्फा कण लगातार निकल रहे होंगे, अल्फा बीटा गामा कण। तो हमें अल्फा कण देखने थे, तो यहाँ पर अल्फा कण निकल रहे हैं इससे। तो ये अल्फा कणों का स्रोत हो गया। ये शीशे का बॉक्स हो गया। यहाँ पर इस शीशे के बॉक्स में एक बहुत सूक्ष्म छिद्र किया गया है। ये छोटा छेद होगा, इस छेद से क्या हो, ये अल्फा कण बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर ये A1 और A2, ये A1 A2 ये डायफ्राम है। ठीक है, ये स्लिट हैं। इन स्लिटों के बीच से क्या होता है, ये अल्फा जो पार्टिकल्स हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स एक रे के रूप में निकलते हैं, किरण के रूप में निकलते हैं। ठीक है, तो ये अल्फा कण जो बाहर निकल रहे हैं, ये जब डायफ्राम A1 A2 से होकर गुजरते हैं, तो ये इससे गुजरने के बाद एक किरण का रूप ले लेते हैं, एक रे का रूप ले लेते हैं। अब ये जो अल्फा कण, ये अल्फा किरण ये आगे बढ़ी। ये जो है यहाँ पर ये वाला पार्ट, ये जो है यहाँ पर एक गोल्ड फॉइल है, स्वर्ण पत्र है, सोने की पन्नी है। तो स्वर्ण पत्र यहाँ पर लिया गया। तो गीगर ने क्या किया, गीगर मार्सजन ने एक लेड का बॉक्स लिया, इसमें पोलोनियम रखा अल्फा पार्टिकल उत्पन्न करने के लिए। यहाँ पर डायफ्राम A1 A2 रखा। ये डायफ्राम A1 A2 क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल को किरणों का रूप देते हैं। और ये अल्फा किरणें जब यहाँ से आगे बढ़ती हैं, तो ये अल्फा किरणें जो हैं किस पे टकराई गई, स्वर्ण पत्र पे, पतले स्वर्ण पत्र पे। जो ये यहाँ पर सोने की पन्नी ली गई, इस सोने की पन्नी की जो मोटाई थी, वो थी लगभग 10 की घात ऋण 6 मीटर। इतने मीटर मोटाई की जो है यहाँ पर एक सोने की पन्नी ली गई। ठीक है, सोने की पन्नी इतनी पतली लेने का कारण यह है, सोना ही क्यों लिया गया, क्योंकि सोने की बहुत पतली पतली पन्नियां बनाना आसान होता है। दूसरा यहाँ पर कारण क्या है सोना लेने का, कि सोने का जो नाभिक है वो भारी होता है। सोने का परमाणु क्रमांक ये द्रव्यमान संख्या दोनों ज्यादा हैं। तो सोना जो है भारी तत्व है, और भारी तत्वों के परमाणु के द्वारा अल्फा कणों का जो स्कैटरिंग है वो आसानी से हो जाती है। इसलिए यहाँ पर सोने की पन्नी ली गई है। तो अब यहाँ पर जब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ सोने की पतली पन्नी पे टकराए, तो ये पाया गया कि एक अल्फा कण जो है एक सोने के परमाणु से टकराकर क्या हुआ, अपने मार्ग से डिफ्लेक्ट हो गया, विक्षेपित हो गया। और जब अल्फा कण सोने के एक परमाणु से टकराकर अपने मार्ग से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं, तो ये घटना अल्फा कणों का प्रकीर्णन कहलाती है, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल कहलाती है।
यानी जब अल्फा पार्टिकल सोने के एक एटम से टकराकर अपने जो उनका पाथ है उस पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं, तो ये घटना उनका स्कैटरिंग कहलाती है। तो यहाँ पर ये जो अल्फा किरणें थी ये सोने की इस पत्ती के परमाणु से टकराए होंगे और टकराकर ये अपने पहले वाले मार्ग पे नहीं गए, अब अन्य किसी मार्ग पे मुड़ गए। तो ये दिखा रखा है सोने की अल्फा कण ऐसे आ रहे थे, तो अभी ऐसे नहीं कि कुछ इधर निकल के कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर। आगे यहाँ पर जो है एक ये वाला ये एक पर्दा है, ठीक है, ये क्या है, एक पर्दा है, जिंक सल्फाइड का पर्दा है। तो जिंक सल्फाइड के पर्दे पर ये जो प्रकीर्णित जो अल्फा कण है ये आगे बढ़ के जब इस जिंक सल्फाइड के पर्दे पर टकराए तो उन्होंने यहाँ पर कुछ विशेष चमक उत्पन्न की और तब उससे पता चला कि यहाँ पर अल्फा कण क्या हुए होंगे, टकराए होंगे। और यहाँ पर इस पर्दे पर किसी डायरेक्शन में कितने अल्फा कण टकराए उनको गिनने के लिए यहाँ पर एक काउंटर और माइक्रोस्कोप लगाया गया, जिसको हम प्रस्फुर गणित्र कहते हैं। तो ये एक माइक्रोस्कोप है, इसके साथ काउंटर भी होगा। तो इससे क्या काम करते हैं, किसी डायरेक्शन में जाने वाले अल्फा कणों की संख्या को गिना जाता है इससे। अब ये तो प्रयोग के बारे में हो गया कि प्रयोग का जो यहाँ पर अरेंजमेंट था वो कैसे किया गया। अब इससे निष्कर्ष क्या क्या निकले, इन्होंने क्या क्या चीजें इसमें पाई, तो उसको हम देखते हैं। यहाँ पर गीगर और मार्जन ने जब ये प्रयोग किया तो उन्होंने ये पाया कि जो सोने का परमाणु था, ये है सोने का परमाणु, ये दिखा रखा है। इस परमाणु पे जब अल्फा कण टकराए होंगे तो ये अल्फा कण आए, ये अल्फा कण है, ये अल्फा कण टकराए। सबसे पहली बात यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि अल्फा कण पे कैसा धनावेश होता है। तो अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल पर 2 प्रोटॉन के बराबर धनावेश होता है। इस पे 2 प्रोटॉनों के बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 2 प्रोटॉन पे कितना चार्ज आएगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज होता है एक अल्फा कण पे। और अल्फा कण का मतलब है हीलियम का नाभिक। हीलियम का जो नाभिक होता है उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, पर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो हीलियम का जो नाभिक होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉनों का कॉम्बिनेशन, उसी को हम क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। तो अल्फा कण पे धनावेश होता है। तो ये धनावेशित अल्फा कण जब परमाणु पर इस स्वर्ण पत्र पे टकराए तो अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, ये दिखा रखा है। ये अधिकांश अल्फा कण क्या हो गए, सीधे आर पार निकल गए इस सोने की पन्नी से। तो उसका अर्थ क्या हुआ, उन्होंने यहाँ पर ये बताया, गीगर, मार्सन और रदरफोर्ड ने, कि अधिकांश अल्फा कण सोने के जो परमाणु थे यानी परमाणु से सीधे आर पार निकल गए। तो उसका अर्थ है कि परमाणु का अधिकांश भाग, एटम का अधिकांश भाग क्या है, अंदर से खोखला है, इसीलिए अल्फा कण क्या हुए, सीधे आर पार निकल गए, ये अपने मार्ग से डिफ्लेक्ट या विक्षेपित नहीं हुए। दूसरा पॉइंट इसमें यह पाया गया, पहला पॉइंट क्या था कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी के आर पार निकल जाते हैं, वो अपने मार्ग से विक्षेपित नहीं होते हैं। अधिकांश अल्फा कण परमाणु से सीधे आर पार निकल गए। ये पहला ऑब्जर्वेशन था उनका, ये पहली चीज पाई, ये पहला परीक्षण किया उन्होंने इसमें। इसका निष्कर्ष था कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, अंदर से एटम का अधिकांश भाग खोखला है। दूसरी चीज उन्होंने ये पाई इसमें कि बहुत कुछ अल्फा कण ऐसे भी थे जो अपने गति की दिशा से थोड़ा विक्षेपित हो गए। जैसे अल्फा कण है, ये ऊपर के कुछ अल्फा कण है, ये तो ये जैसे ये वाला अल्फा कण है, ये जा रहा है तो ये तो सीधा निकल गया, पर जो दूसरा अल्फा कण है ये गया और ये सीधा नहीं निकला, इससे निकलना तो सीधा था पर ये सीधा नहीं निकला, ये इधर की डायरेक्शन में मुड़ गया। ये
कि ऐसा मुड़ गया डायरेक्शन में। यानी कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो कि अपने मार्ग से थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गए, ये वाले ये इधर की ओर मुड़ गए। तो कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं, यानी प्रकीर्णित हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए और ये 90 अंश से छोटे कोण पर विक्षेपित हुए। कि कुछ अल्फा कण 90 अंश से छोटे कोण पर अपने मार्ग से क्या हो गए, विक्षेपित हो गए। जैसे ये अल्फा कण है, ये दो अल्फा कण ये आए, ये दोनों गए और ये अपने मार्ग से सीधे आगे नहीं निकले, ये कुछ विक्षेपित हो गए, एक इधर मुड़ा गया, एक इधर मुड़ गया। तो यहां पर ये किस कोण पर मुड़े, इसको कैसे नापेंगे? हम क्या करेंगे, इनकी गति की दिशा ये थी, इस दिशा और ये इस दिशा में जा रहे थे, अभी इधर की दिशा में चलेगी, तो ये वाला कोण, ये कोण नाप देंगे तो ये कोण कहलाएगा प्रकीर्णन कोण, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो ये कोण जो है 90 अंश से छोटे थे। तो कुछ अल्फा कण जो है 90 अंश से छोटे कोण पर प्रकीर्णित होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि परमाणु के अंदर एक धनावेशित गोला मौजूद है, क्योंकि जब धनावेशित गोला मौजूद रहा होगा इसके अंदर, तो उसी ने धनावेशित अल्फा कण को क्या किया होगा, प्रतिकर्षण बल के द्वारा अपने मार्ग से कुछ विक्षेपित किया होगा। क्योंकि अल्फा कण पे धनावेश है, ये अल्फा कण अपने मार्ग से कुछ स्कैटर्ड हो गए, कुछ विक्षेपित हो गए। ठीक है, तो ये ऐसा तभी संभव है जब इन धनावेशित अल्फा कणों के किसी अन्य धनावेशित कण ने क्या लगाया होगा, प्रतिकर्षण बल, रिपल्सन फोर्स लगाया होगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकला सेकंड ऑब्जर्वेशन से कि परमाणु के अंदर एक धनावेशित गोला या धनावेशित सूक्ष्म गोला मौजूद है, और ये धनावेशित गोला ही क्या करता है, ये इन धनावेशित पॉजिटिव चार्ज अल्फा कण पर प्रतिकर्षण बल लगाता है, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज अल्फा कण क्या होते हैं, अपने मार्ग से कुछ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। और इस धनावेशित गोले को कहा गया नाभिक। ठीक है, नाभिक पे धनावेश होता है, ये धनावेशित गोला ही क्या करता है, इन अल्फा कणों को अपने मार्ग से कुछ प्रकीर्णित करता है। तीसरा जो इसमें ऑब्जर्वेशन देखा गया, कि बहुत कम अल्फा कण ऐसे थे, लगभग 20,000 में से लगभग 20,000 में से लगभग एक अल्फा कण जो है 90 डिग्री से अधिक कोण पर, 90 डिग्री से बड़े एंगल पर प्रकीर्णित होते हैं। एक ऑब्जर्वेशन ये आया कि बहुत कम 20,000 में से लगभग एक अल्फा कण अब 90 डिग्री से अधिक कोण पर क्या हुए, प्रकीर्णित हुए। जैसे ये वाला है, ये वाला अल्फा कण देखिए, ये वाला अल्फा कण ही आया और ये जो है इसने जाना तो सीधा था, पर ये सीधा नहीं गया, ये इधर की ओर मुड़ गया। तो यहाँ पर ये कोण जो आ रहा है, इसके गति की दिशा से क्या, इसके प्रकीर्णित दिशा के बीच का कोण ये वाला, तो ये कोण 90 अंश से बड़ा कोण है। तो ऐसे अल्फा कण जो 90 अंश से बड़े कोण पर स्कैटर्ड हुए, प्रकीर्णित हुए, ऐसे अल्फा कण बहुत कम थे, 20,000 में एक अल्फा कण। ठीक है, ऐसे यहाँ पर दिखा रखा, ये अल्फा कण आया और ये वाला अल्फा कण ये आया और ये 90 अंश से बड़े कोण पर क्या हो गया, ये प्रकीर्णित हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये था कि परमाणु के अंदर जो धनावेशित संरचना है, नाभिक है, तो परमाणु के अंदर जो धनावेशित नाभिक है वो बहुत सूक्ष्म है, और इस सूक्ष्म संरचना, इस सूक्ष्म नाभिक में परमाणु का समस्त द्रव्यमान भी केंद्रित है और परमाणु का समस्त धनावेश भी केंद्रित है। तो इसका निष्कर्ष क्या है कि परमाणु का में जो नाभिक होता है, नाभिक जो है परमाणु के केंद्र में बहुत सूक्ष्म संरचना है,
और इसमें जो है परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश केंद्रित रहता है। ठीक है, अर्थात नाभिक का जो आकार है वो बहुत छोटा है, और नाभिक का जो आकार है उसके बारे में इन्होंने कहा, नाभिक का आकार, तो नाभिक का आकार जो है 10⁻⁻14 मीटर की कोटि का होता है। ठीक है, यह नाभिक की जो त्रिज्या 10⁻⁻14 है, इतने मीटर है। जबकि परमाणु का जो आकार है, परमाणु की जो त्रिज्या है, परमाणु का रेडियस, तो परमाणु का जो रेडियस है वो 10⁻10 मीटर है। तो इसका मतलब है जो नाभिक है वो परमाणु का यानी न्यूक्लियस जो है एटम का 1/10,000वां भाग है। अगर हम क्या करें, नाभिक का रेडियस अपॉन परमाणु का रेडियस कर दें, नाभिक न्यूक्लियस का रेडियस अपॉन एटम का रेडियस कर दे, तो वो आएगा 1/10,000, बहुत छोटी राशि। तो अर्थात परमाणु की तुलना में नाभिक क्या होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, और ये परमाणु के केंद्र में रहता है नाभिक। और यहाँ पर इसमें क्या होता है, समस्त द्रव्यमान और समस्त परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश इस नाभिक में केंद्रित रहता है। और इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान क्या होता है, बहुत कम रहता है। इसके बाद जो है इसमें अगला पॉइंट है कि जो जैसे ये है, ये अल्फा कण, तो ये अल्फा कण जैसे नाभिक के बहुत नजदीक गया, और ये अल्फा कण नाभिक के सबसे नजदीक पहुंचा, तो यानी इस अल्फा कण की क्या होगी, एनर्जी, इसकी जो गतिज ऊर्जा है ये बहुत ज्यादा नहीं होगी। ये अपनी अत्यधिक गति के कारण यहाँ पर नाभिक के निकटतम पहुंच गया, और नाभिक ने, ये जितने नाभिक के निकट पहुंचेगा नाभिक उतना इस पे क्या लगाएगा, उतना ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगाएगा। इस कारण ये नाभिक, ये क्या हो गया, ये अल्फा कण अपने मार्ग पर विक्षेपित हो गया। तो ऐसा प्रकीर्णन जो कि 90 डिग्री या उससे ज्यादा पर रहा हो, ऐसे प्रकीर्णन को हम पश्च प्रकीर्णन कहते हैं। अब चौथा ऑब्जर्वेशन क्या था इसमें कि रदरफोर्ड ने ये पाया इसमें कि जो अल्फा कण नाभिक के नजदीक जाकर क्या हो रहे हैं, उन पे प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इस कारण क्या हो रहे हैं, प्रकीर्णित हो रहे हैं। तो अल्फा कणों पर नाभिक के द्वारा लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है वो जो है कूलाम के नियम के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, कि अल्फा कणों पर नाभिक के द्वारा लगने वाला प्रतिकर्षण बल कूलाम के नियम के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि कूलाम का नियम परमाणुीय दूरियों पर भी लागू होता है। ठीक है, कि अल्फा कणों पर नाभिक के द्वारा लगने वाला प्रतिकर्षण बल ये कूलाम के नियम द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, कूलाम के नियम से ज्ञात किया जा सकता है। इसको ज्ञात कर सकते हैं कूलाम के नियम से इस प्रतिकर्षण बल का मान। और ये नियम क्या था, हमने पढ़ा भी है, F = 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। ये था वो नियम, कूलाम का नियम। तो इस नियम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कूलाम का नियम क्या है, F = 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। तो यहाँ Q1 क्या है, अल्फा कण का आवेश, Q2 क्या है, नाभिक का आवेश, और R क्या है, अल्फा कण और नाभिक के बीच की दूरी। जैसे माना यहाँ पर ये अल्फा कण आया, ये यहाँ पर गया, और ये यहाँ से ये यहाँ पर तक आया, ये अल्फा कण यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर ये अल्फा कण हो गया, अल्फा कण और नाभिक के बीच की दूरी होगी, तो ये दूरी क्या होगी, R होगी। तो अल्फा कण और नाभिक के बीच जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, वैद्युत प्रतिकर्षण बल, उसको हम कूलाम के सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि कूलाम का नियम
परमाणुीय दूरियों पर भी लागू होता है, यानी 10⁻⁻10 मीटर की दूरियों पर भी कूलाम का नियम लागू होता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है इसमें, हाँ, इस चौथे पॉइंट में एक चीज और कि किसी विशेष कोण पर स्कैटर्ड होने वाले अल्फा कोणों की संख्या, जैसे माना सपोज हम ये देखना या ये वाला देख लो, इस डायरेक्शन में कितने अल्फा कण प्रकीर्णित हुए, तो माना इस डायरेक्शन में प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या है n, और यहां पर प्रकीर्णन कोण एंगल ऑफ स्कैटरिंग ये कोण है माना फाई, ठीक है। तो यदि प्रकीर्णन कोण स्कैटरिंग एंगल फाई हो और इस एंगल पर प्रकीर्णित होने वाले फाई कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या ये क्या है, n है, n फाई ले लो। तो माना अल्फा कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कोणों की संख्या n फाई है, तो रदरफोर्ड ने यह बतलाया कि किसी कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कोणों की संख्या ये सदैव साइन की पावर 4 5/2 के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। कि किसी कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कोणों की संख्या साइन की पावर 4 5/2 के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये वाला। तो अर्थात अगर ये कोण बड़ा हो गया, अगर प्रकीर्णन कोण बड़ा है तो बड़े प्रकीर्णन कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कोणों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और छोटे प्रकीर्णन कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कोणों की संख्या अधिक होगी। ये इससे प्रकट होता है, जैसे जैसे प्रकीर्णन कोण बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे जो है इस n का मान घटेगा। तो किसी कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कोणों की संख्या साइन की पावर 4 5/2 के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जहां फाई क्या है, ये प्रकीर्णन कोण है, ये वाला कोण। प्रकीर्णन कोण का मतलब होता है अल्फा कण की गति की प्रारंभिक दिशा और उसके प्रकीर्णन की दिशा के बीच का कोण, वो प्रकीर्णन कोण कहलाता है। और इससे हम यहाँ पर एक फॉर्मूला बना सकते हैं, कई बार इस पे न्यूमेरिकल आता है कि हमने देखा यहां पर आया कि किसी कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कोणों की संख्या वो प्रकीर्णन कोण के क्या होता है, साइन की पावर 4 5/2 के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर ये ले लें, इसका मान φ1 ले लें, इसको हम n1 मान लें कि प्रकीर्णन कोण जब φ1 है तब इस कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कोणों की संख्या n1 है, और जब प्रकीर्णन कोण क्या है, φ2 है, तब φ2 कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कोणों की संख्या क्या है, n2 है। तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, तो ये बटे ये कर लें, तो इससे आ जाएगा n1/n2 इक्वल टू हो जाएगा ये बटे ये, तो इससे आ जाएगा हमारा साइन की पावर 4 2/2 बटे साइन की पावर 4 1/2। तो n1/n2 इक्वल टू साइन की पावर 4 2/2 बटे साइन की पावर 4 1/2। इस पर कई बार जो है न्यूमेरिकल आता है, हमको φ1 दिया रहता है, φ2 दिया रहता है, n1 दिया रहता है, n2 निकालना होता है। तो ये क्या है, किसी कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कोणों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। इसका अंतिम जो ऑब्जर्वेशन कि रदरफोर्ड ने क्या किया, इनको
जो ये यहाँ पर स्वर्ण सोने की पत्ती था, सोने की पत्ती ली गई थी यहाँ पे, तो उन्होंने इतनी मोटाई की अलग अलग धातुओं की पत्ती ली। तो सोने की पत्ती के स्थान पे जब उतनी ही मोटाई की अलग अलग धातुओं की पत्ती ली गई तो रदरफोर्ड ने ये पाया कि अलग अलग धातुएं क्या करती हैं, किसी विशेष कोण पर प्रकीर्णित अलग अलग संख्या में अल्फा कणों को प्रकीर्णित करती हैं। माना हमने ये देखना है कि 30 अंश के कोण पर सोने की पत्ती ने कितने अल्फा कण प्रकीर्णित किए। सोने की जगह पे चांदी की पत्ती ले ली। माना हम सोना और चांदी दो पत्तियां ले रहे हैं। पहले सोने की पत्ती ली, देखा 30 अंश के कोण पे सोने की पत्ती ने कितने अल्फा कणों को प्रकीर्णित किया। फिर चांदी की पत्ती ली, उसमें भी देखा हमने कि 30 अंश के कोण पे कितने अल्फा कण प्रकीर्णित हुए। तो ये पाया गया कि अलग अलग धातु की पत्तियों को लेने पर किसी विशेष कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या भी क्या होती है, अलग अलग होती है। इसका अर्थ यह है कि अलग अलग धातुओं के परमाणुओं के नाभिक में धनावेश की मात्रा अलग अलग होती है। ठीक है, कि सोने की पत्ती के स्थान पर उसी मोटाई की अन्य धातुओं की पत्ती को जब लिया गया तो किसी विशेष प्रकीर्णन कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्याएं भी अलग अलग पाई गई, जिसका अर्थ ये था कि भिन्न भिन्न धातुओं के नाभिकों में धनावेश की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न धातुओं के यानी अलग अलग तत्वों के नाभिकों पर धनावेश भिन्न भिन्न होता है। जिस तत्व के नाभिक पे धनावेश ज्यादा होता है वो अल्फा कण को उतने ही प्रबल प्रतिकर्षण बल से क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। और जिस तत्व के नाभिक पे धनावेश कम होता है वो अल्फा कण को उतने ही कम प्रतिकर्षण बल से प्रतिकर्षित करता है। अब जो है यहाँ पर इसमें रदरफोर्ड ने एक फॉर्मूला भी निकाला है इसमें कि किसी विशेष कोण पे, जैसे हमने माना यहाँ पर फाई कोण है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, पहले सोने की पत्ती ली फिर चांदी की पत्ती ली और दोनों पे देखा कि फाई कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या क्या है। तो किसी विशेष कोण पर फाई प्रकीर्णन कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या n, ये हमेशा कि किसी धातु की पत्ती के द्वारा किसी विशेष कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या ये उस धातु के आवेश के वर्ग के, उस धातु के नाभिक के आवेश के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। नाभिक का आवेश इसके अनुक्रमानुपाती। तो किसी विशेष कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या नाभिक के आवेश के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर माना किसी तत्व का परमाणु क्रमांक Z है, तो परमाणु क्रमांक Z है मतलब उसमें Z प्रोटॉन है। ठीक है, तो उस तत्व के नाभिक पे कितना आवेश होगा, नाभिक पे आवेश हो जाएगा, अगर परमाणु क्रमांक Z है तो प्रोटॉन Z होंगे, तो नाभिक पे आवेश होगा Z इंटू ई, प्लस में आएगा ये ई क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का आवेश बराबर होता है। और ई का मान क्या है, 1.6 गुणा के 10 की घात 19 कूलम। तो यहाँ पर अगर परमाणु का परमाणु क्रमांक Z मान लें तो किसी विशेष कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या
ये जो है नाभिक के आवेश के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो माना नाभिक आवेश क्या जेड है, इसका स्क्वायर, एन इज प्रोपोर्शनल टू जेड का स्क्वायर। अब इन परीक्षणों के आधार पर जो ये ऑब्जर्वेशन आए, इनके आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु के बारे में अपना जो है मॉडल दिया है, और उस मॉडल के को हम जो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। वो क्या है? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन के परीक्षणों के आधार पर परमाणु के बारे में जो अपना मॉडल प्रस्तुत किया है, उसे हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो उसकी पहली बात यह है, रदरफोर्ड ने यह बताया परमाणु के बारे में कि परमाणु के केंद्र में एक सूक्ष्म धनावेशित संरचना होती है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। कि परमाणु के केंद्र में एक सूक्ष्म और भारी धनावेशित संरचना होती है, जिसको नाभिक कहते हैं। नाभिक पर परमाणु का समस्त धनावेश केंद्रित रहता है, और नाभिक पर ही परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान केंद्रित रहता है। लगभग समस्त द्रव्यमान। तो पहला मॉडल क्या है कि परमाणु के केंद्र में एक सूक्ष्म धनावेशित संरचना होती है, जिसको नाभिक कहते हैं। परमाणु का समस्त धनावेश इसी नाभिक में केंद्रित रहता है, और परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही केंद्रित रहता है। लगभग इसलिए कहा गया है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी हैं, और इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान की तुलना में बहुत कम रहता है। इसलिए यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही केंद्रित रहता है। दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तीसरा, यह नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो ये इन्होंने इसके बारे में जो अपनी ये बात कही है। अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के द्वारा दो बातें की गई, एक तो नाभिक के बारे में, एक कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इस मॉडल के द्वारा जो है तापानिक उत्सर्जन और प्रकाश विद्युत प्रभाव, इन घटनाओं की सफलतम व्याख्या की गई। अब इस मॉडल की कमियां क्या हैं? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। पहली कमी है परमाणु का स्थायित्व। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं समझा पाया।
कि परमाणु का जो स्थायित्व है वो क्यों है। यहां पर देखिए इसको कि रदरफोर्ड के अनुसार क्या होता है, जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। माने इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को होता है ऋणावेश, तो ये ऋणावेश सिद्ध कण जब वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा तो हमने पढ़ा है कि आवेशित कण या कोई भी कण जब गतिमान होता है तो ये तरंगे उत्पन्न करता है। तो यहां पर तो आवेशित कण गतिमान है, तो मैक्सवेल के अनुसार जब ये आवेशित कण वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा होगा उस दौरान ये विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित कर रहा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्सर्जित कर रहा होगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो वृत्ताकार कक्षाओं में गतिमान इलेक्ट्रॉन गति के दौरान विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करता है और इस कारण से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगातार धीरे धीरे कम होती जाएगी। ऐसा होने पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लगातार छोटी त्रिज्याओं के वृत्ताकार पथों पर गति करते हुए अंत में नाभिक में गिर जाएगा, जिससे कि परमाणु का स्थायित्व खत्म हो जाएगा। पर ऐसा वास्तव में नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, हमने पढ़ा है कि जब भी कोई आवेशित कण गतिमान होता है तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अगर वृत्ताकार कक्षाओं में गति कर रहा है तो वृत्ताकार कक्षाओं में गति के दौरान क्या होता है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करना चाहिए इसको, और ऐसा करने पर क्या होगा, इसकी ऊर्जा ये लगातार ऊर्जा को भी उत्सर्जित करेगा और ऊर्जा उत्सर्जित करने के कारण क्या होगा, इसकी ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी इलेक्ट्रॉन की, और इस कारण से इलेक्ट्रॉन लगातार छोटी त्रिज्याओं के वृत्ताकार पथों पे गति करते हुए अंत में नाभिक में गिर जाएगा, जिससे कि परमाणु का स्थायित्व खत्म हो जाएगा। तो इस बात को जो है ऐसा नहीं होता है वास्तव में। ये क्यों नहीं होता, इसको रदरफोर्ड अपने मॉडल के द्वारा नहीं समझा पाए। दूसरा जो है परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम। परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम, कि परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय होता है कि परमाणु का अगर हम स्पेक्ट्रम देखें, एटम का स्पेक्ट्रम देखें, तो इसमें कुछ विशेष प्रकार की या विशेष तरंग दैर्घ्य या विशेष आवृत्ति की रेखाएं प्राप्त होती हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको नहीं समझा पाए। तो क्यों, रदरफोर्ड के अनुसार क्या है कि रदरफोर्ड ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या होता है, वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में गति कर रहा होगा तो ये लगातार क्या करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करेगा, जिससे कि लगातार ये छोटी से छोटी त्रिज्याओं लगातार क्या होगा, बाहर से नाभिक के नजदीक आता जाएगा। ये लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा होगा, तो ये लगातार छोटी से छोटी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए नाभिक के नजदीक जाएगा। ऐसा होने पे क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित कर रहा होगा तो ऐसा होने पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गति के दौरान हर संभव आवृत्ति की तरंगे उत्सर्जित करेगा। जब ये बाहरी वृत्ताकार पथ पे होगा तो यहाँ पर ये किसी अन्य आवृत्ति की तरंगे उत्सर्जित करेगा। जब ये अंदर की वृत्ताकार कक्षाओं में होगा तब ये किसी अन्य आवृत्ति की तरंगे उत्सर्जित कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा होगा तो उस समय ये लगभग सभी संभव आवृत्तियों की तरंगे उत्सर्जित करेगा, और इस कारण से परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वो सतत मिलना चाहिए, क्योंकि उस स्पेक्ट्रम में सभी संभव आवृत्तियों की रेखाएं प्राप्त होंगी। तो रदरफोर्ड के अनुसार जो परमाणु का स्पेक्ट्रम है उसमें सभी संभव आवृत्तियों की रेखाएं प्राप्त होनी चाहिए, जबकि ऐसा वास्तव में नहीं होता है। परमाणु के स्पेक्ट्रम में कुछ निश्चित आवृत्ति की रेखाएं ही प्राप्त होती हैं। ये ऐसा क्यों होता है, इस बात को रदरफोर्ड का मॉडल समझा नहीं पाया। तो रदरफोर्ड का मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया और परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। इनकी व्याख्या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो 2 कमियां थी, इन कमियों को तब बाद में प्रोफेसर नील्स बोहर ने दूर किया
उन्होंने मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत यूज करके जो है रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर किया है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे कि रदरफोर्ड ये नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या है। थैंक यू।